नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भाजपा खुश है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल खुश हैं कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराने का मकसद जो उनका है वो पूरा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या अब कम हो गई है। मीडिया में भी बहुत से लोग खुश हैं कि उनके आकाओं को सत्ता फिर से मिल गई है, मगर ये खुशी कितनी देर की है ये देखने वाली बात है। क्योंकि भले इस बात पर चिंता जतलाई जाए कि देश में विपक्ष रहा ही नहीं, कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है, कांग्रेस को अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इन तमाम आरोपों कयासों से इतर कांग्रेस ने अपना जुझारूपन नहीं छोड़ा है। आज एक बार फिर सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस की गूंज सुनाई दी। संसद में सोनिया गांधी ने मनरेगा के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। मनरेगा मजदूरों को वेतन न मिलने और बजट में कटौती करने पर सवाल उठाए सोनिया गांधी ने, तो वहीं इशारों इशारों में सोनिया गांधी ने तंज भी कसा कि जिस मनरेगा का कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, उसने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों की मदद की है। आइए जरा सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है संसद में सोनिया गांधी ने। चेयरपर्सन महोदया, महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर माना है। इसी वर्ष 26 मार्च को सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। चेयरपर्सन महोदया, अभी हाल में सभी राज्यों से कहा गया है कि उनके सालाना श्रम बजट को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे लोकपालों की नियुक्ति और सोशल ऑडिट से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। सोशल ऑडिट को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने में कमियों को आधार बनाकर इस योजना के लिए पैसे का आवंटन रोककर कामगारों को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह अनुचित है और अमानवीय है। सरकार को इसमें बाधा डालने के बजाय इसका समाधान निकालना चाहिए। चेयरपर्सन महोदया, ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि पहला, मनरेगा के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाए। दूसरा, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो। तीसरा, मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो और इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को
बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे इस वक्त सोनिया गांधी को, वो संसद में मनरेगा को लेकर के अपने विचार रख रही थी। और आपको याद होगा दोस्तों कि 2015 में तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि 2014 में नए नवेले वो आए थे। 2015 में संसद में मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आजादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। ये कहा था उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, किसके लिए? तो यूपीए सरकार के लिए, मनमोहन सिंह के लिए। नरेंद्र मोदी जब ऐसा बोल रहे थे दोस्तों, तब सदन में उनके सहयोगी हंस रहे थे, अट्ठास लगा रहे थे और तालियां पीट रहे थे। हालांकि जब कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारी का जो गंभीर संकट देश में खड़ा हुआ, तो मोदी सरकार को मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इसी योजना से बेरोजगारी को थोड़ा बहुत कम किया जा रहा है। जबकि आप देख ही रहे हैं कि मोदी राज में बेरोजगारी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अगर मनरेगा भी नहीं होता तो देश का क्या हाल होता, बेरोजगारी किस ऊंचाई पर होती, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बेरोजगारी की तरह ही महंगाई को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस को खूब घेरती रही है। जब कांग्रेस का शासन था 2004 से 2014 तक के बीच में, कभी तेल की कीमतों पर हंगामा होता था, कभी सिलेंडर को लेकर के बीजेपी नेता सड़क पर आते थे, कभी रुपए की गिरती कीमत पर भी तंज कसे जाते थे। बीजेपी के साथ रामदेव जैसे लोग भी, जी हां, वही रामदेव, बहुत बड़ा व्यापारी हो गए हैं अब और योग गुरु तो कहलाते ही हैं, वही रामदेव। वह रामदेव जैसे लोग भी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते थे कि ये कांग्रेस की सरकार जाएगी तो देश में सब अच्छा हो जाएगा। पेट्रोल 35 रुपए में और सिलेंडर 300 रुपए में, गैस सिलेंडर जिस पर खाना बनाते हैं हम, वही एलपीजी 300 रुपए में मिलेगा। लेकिन अब पेट्रोल 100 के पार है और सिलेंडर 1000 के पार। इस पर कल करनाल में जब एक पत्रकार ने रामदेव से सवाल पूछा तो रामदेव भड़क कर पत्रकार पर ही बरस पड़े। रामदेव ने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा रामदेव ने। अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य करना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने भाई विश्वास किया मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बात बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल। तो रामदेव की जुबानी उनकी कहानी आपने सुन ली। रामदेव की इस हरकत से पता चलता है कि किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दी है। वैसे रामदेव को तो यह देखकर भी गुस्सा आ रहा होगा कि जिन कांग्रेसियों का वो मजाक उड़ाया करते थे, वही आज आम जनता के लिए सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल, या ईंधन कहें जिसमें एलपीजी भी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात यहां कर रहा हूं, कि कीमत, इन दोनों की कीमत में 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, और जिसे ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने आज दिल्ली के विजय चौक पर और उससे पहले संसद में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की। आप अभी देख रहे होंगे, जो दूसरा विजुअल जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, वो वही है। ये विजय चौक की तस्वीर है जहां आप बाइक देख रहे हैं। इस बाइक पर माला पहना रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए सिलेंडर है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं खड़गे साहब जो सिलेंडर को माला पहना रहे हैं। मतलब परिस्थितियां जैसी हैं, और इन परिस्थितियों को लेकर के जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने की कोशिश ये सांसद कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कांग्रेस सांसदों ने तख्तियां लेकर के और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ धरने पर ये लोग बैठ भी गए। आज कांग्रेस महंगाई और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ एक सप्ताह का देशव्यापी विरोध भी शुरू कर रही है।
तो इस तरह सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने आज मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है और कमजोर विपक्ष का इल्जाम लगाने वालों को करारा जवाब भी दिया है। कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस को मीडिया में उतनी कवरेज नहीं मिल रही है जितनी बीजेपी को मिला करती थी या आज मिल रही है। अगर विपक्ष के रूप में भी बीजेपी को देखें तो उस समय जितनी कवरेज मिला करती थी, जितना मीडिया में बीजेपी का गुणगान होता था, आज कांग्रेस का नहीं हो रहा है। बीजेपी के साथ मीडिया ने भी कांग्रेस मुक्त भारत का शायद सपना देखा था या देखा हो। क्या कांग्रेस के जुझारू तेवर उसे जनाधार कम होने के संकट से निकाल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या जनता ये समझेगी कि कांग्रेस किस तरह उसका साथ दे रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का, साथियों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ आप देखिए 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। सीधे इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी सीधे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। दीपक जी, आपका स्वागत। और सीधे ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, जी हाँ, दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा, वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो इस वक्त तक इस अहम प्रोग्राम में आप लोग जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ें, अपने वरिष्ठ साथियों के कमेंट्स के लिए आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने इस जो आज जो महंगाई के खिलाफ इन लोगों ने जो बिगुल फूंका है, उस पर मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी को। फिर सीधे सवाल के साथ कुछ अपने साथियों के बीच आएंगे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। नहीं, देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है। 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल का, इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है। और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। धनंजय जी, देखिए समय का चक्र कैसे घूमता है। आज से लगभग 8-10 साल पहले यही बीजेपी की सरकार अलग अलग विजुअल्स, बहुत सारे विजुअल्स तैर रहे हैं सोशल मीडिया में, खासकर कि कैसे सुषमा स्वराज अब नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन सुषमा स्वराज, उनके अलावा स्मृति ईरानी और कई सारे बीजेपी के सांसद सिलेंडर लेकर, और उससे पहले भी जाएं अगर अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो कैसे बैलगाड़ी पर चढ़ करके बैठ करके संसद भवन तक पहुंचे थे ये लोग। आज जो है, आज परिस्थितियां दूसरी हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पेट्रोल डीजल की कीमतों में कि पिछले 10 दिनों में हर दिन 80-80 पैसे लगभग बढ़ा करके 6 रुपये 40 पैसे
कीमत बढ़ा दी गई है और ये अभी जारी रहने वाली है बढ़ोतरी। तो ये जो चक्र है, पहले वो बोलते थे, अब ये बोलते हैं, लेकिन पिस रही है जनता। शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि कांग्रेस की आवाज, जो आज कांग्रेस इस पर हल्ला बोल कर रही है, कांग्रेस की आवाज सुनी जाएगी यहां से लेकर संसद से लेकर सड़क तक और उसके बाद ऊपर तक। क्या लगता है आपको? कांग्रेस की आवाज नहीं है, यह आवाज जनता की है और परेशान जो है, हलाकान जो है, वो जनता है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि समय का चक्र है, अलग अलग ढंग से हम देख रहे हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए धनंजय जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, थैंक यू। सवाल यह है कि आम आदमी के सामने जो है विकल्प क्या है। सरकार तय करती है किसी चीज की रेट, और सरकार का जो नजरिया है वो कंप्लीटली ये हो गया है कि उसको टैक्स पे ही चलना है। बाकी जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी वो तो लगातार सब घाटे में चल रही है, या जो घाटे में नहीं भी चल रही है उसको बेचने की तैयारी चल रही है। और एक अलग तरीके का, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि वो जो है कुछ लोगों को पैसे देने का काम कर रही है ये सरकार। तो इसके एक सैद्धांतिक रूप में भी अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर तरीके के विचारधाराओं को, हर तरीके के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का काम किया। बीजेपी का हमेशा एक एजेंडा रहा कि उनके साथ जो है, जैसे आप गौर कीजिए कि वो क्या बोलते हैं कि निजीकरण किया जाना चाहिए। सरकार निजी, जो कांग्रेस की सरकार रही वो निजीकरण का इस तरह से समर्थन में नहीं थी, खास करके मनमोहन सिंह के आने के बाद भी। मनमोहन सिंह भी जब आए और निजीकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया तो इस तरह से बेलगाम निजीकरण नहीं था उस वक्त। एक सोच था कि इसको भी, अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, दुनिया बदल रही है, तो हमको भी बदलना चाहिए। हालांकि मैं पर्सनली तौर पे मैं बड़ा इस बात के भी खिलाफ हूं कि जो नेहरू का जो एक विजन था उसको छेद किया है इन्होंने। जो ग्लोबलाइजेशन के समय जो मनमोहन सिंह की सरकार बनी उसने छेद किया, और एक बीजेपी जो आज कर रही है उसको रास्ता उन्होंने ही दिया है कि आज बीजेपी निजीकरण को, क्योंकि उनका तो शुरुआत से एजेंडा था कि यह निजीकरण होना चाहिए। आप अगर देखिए तो महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, जात की बात हो, धर्म की बात हो, हर जगह संघ का एक अपना जो है पुराना नजरिया रहा है। गांधी ने, नेहरू ने उस नजरिए को बदला, और भी बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह को भी बोले उसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी थे। लेकिन उस जो 50 साल में कांग्रेस बनी थी, वो 15, 20, 25 साल जो उसका शासन चला उसमें कई सारी गड़बड़ियां भी हुई और कांग्रेस के लोग नाराज भी हुए। लेकिन जो पालतू मीडिया है, जिसको मैं पालतू मीडिया बोलती हूँ, जिसको कई लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, पालतू मीडिया ने देश में इस तरीके का माहौल बना दिया है जिसमें लगता है कि कांग्रेस एक विलेन है, कांग्रेस गलत पार्टी है जिसने देश को अलग धारा दे दी, गलत दिशा में खड़ा कर दिया, और वो हिंदू मुस्लिम पे लाकर के खड़ा कर दिया। लोगों में था ये पहले से, लोगों में फ्यूडलिज्म पहले से है। तो फ्यूडलिज्म को और तेजी से बढ़ाया बीजेपी ने, और देख लीजिए कि एक ऐसा समाज खड़ा किया जो सैडिस्ट समाज है, जो परपीड़क समाज है, दूसरों के पीड़ा देकर के जो समाज खुश होता है। वो आप चाहे नोटबंदी के दौरान देखें या कोरोना के दौरान जो पलायन हुआ मजदूरों का उस दौरान देखें, या आज भी देखिए कि आज बोल रहे हैं कि 110 रुपए अगर पेट्रोल हो गया तो मीडिया के कुछ लोग दिखाते हैं कि पब्लिक बड़ी खुश है और कह रही है कि 120 क्या 220 हो जाए तो भी पेट्रोल खरीदेंगे। लेकिन ये सरकार रहनी चाहिए, बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। तो ये जो मीडिया का प्लांट किया हुआ है, जो बीजेपी ने पूरी मीडिया पे कंट्रोल कर रखा है, अपने तरीके का बयान लगा रखा है। जैसे आप जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम हो रहे हैं, और ज्यादातर वो सरकार के पक्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता के पक्ष में कार्यक्रम नहीं है। और जो जनता लाई जाती है वो सरकार के पक्ष वाली जनता लाई जाती है कि सरकार कुछ भी करे, वो जनता जो लाई जाती है कैमरे के सामने वो सरकार की तारीफ कर रही होती है। जबकि हम अपने आसपास जब देखते हैं तो महंगाई इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है कि आप जो है सामान्य आदमी का आज जीना बड़ा दूभर हो गया, बच्चों का पढ़ाना मुश्किल हो गया, स्कूल निजीकरण में चला गया, अस्पताल निजी हो गए। अभी मैं बिहार के एक रिपोर्ट देख रहा था, रवीश कुमार की, बता रहे थे कि 14 जिलों के अस्पतालों की उन्होंने एक कोई रिव्यू आया है, उसमें आईसीयू तक की व्यवस्था नहीं है, सामान्य किस्म की दवाइयां नहीं मिलती है। तो जिला अस्पतालों का ये हाल है, मतलब सब लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस तरीके से लूट मची है, या
पेट्रोल के भाव बढ़ाए जाने से या दूसरे तरीके के जीएसटी लगाए जाने से कितना लोड पड़ा है आम आदमी पे अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि हमारे पास कोई गाड़ी थोड़े है कि पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो बढ़े, मुझे क्या करता है, मेरे पास तो कार है नहीं, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है नहीं। लेकिन उस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अनाज के दाम पे, सब्जी के दाम पे, आने जाने पर, कपड़ों पे, अब देखिए मैं पढ़ रहा था कि छड़ जो सरिया जो घर के बनाने के काम आता है वो 6300 से 9300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, तो 50% बढ़ गया उसका रेट। तो उसका असर तो पड़ेगा समाज पर, लेकिन और समाज नागरिक जो है परेशान है, इस बात को मानिए। भले बीजेपी जीत जाती है, अब यूपी में जीत गई बीजेपी, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़ा कैलकुलेटिव जीत है उनकी। वो जानते हैं कैसे जीत सकते हैं, वो लोगों में भेद करना जानते हैं, वो पार्टियों में भेद करना जानते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी सही ट्रैक पे है और इसको जनता तक लेके जाना चाहिए। और वो जनता जो इस बेरोजगारी के खिलाफ है, जो इस महंगाई के खिलाफ है, जो इस तरह के टैक्सेशन के खिलाफ है, उन जनता को रिप्रेजेंट कर करके, उनको लीड करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत सही सवाल यहाँ इन्होंने उठाया है धनंजय कुमार जी ने कि जनता जो है वो उस तक, लेकिन जनता क्या कांग्रेस के इस जो मूल मुद्दा है, ये देखिए तो मूल मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और खासकर जो इस वक्त गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका कैसे व्यापक असर अपरोक्ष रूप से आप साइकिल से आना जाना शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना तो है कि जब दूध खरीदने जाएंगे, ब्रेड खरीदने जाएंगे या और भी तमाम चीज़ें, गैस की बात हो रही है, घर घर उज्ज्वला योजना के तहत आपने गैस सिलेंडर तो पहुंचा दिए, लेकिन गैस खरीदने की जब बारी आ रही है तो लोग उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, गैस भरवा नहीं पा रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, लगातार पिछले 3-4 सालों से हम लोग देख रहे हैं। क्या लगता है ये जो मूल मुद्दा है, इस मुद्दे को उठा करके कांग्रेस अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसको पाने में सफल हो पाएगी? अब क्या इस देश में ये मूल मुद्दे, जबकि मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ नहीं है, साफ सीधे शब्दों में कहूं, वो भी शायद, जो शुरुआत में मैं इंट्रो में कह रहा था, वो भी शायद, यानी मीडिया भी शायद ये सोचता है कि बीजेपी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा है उस नारे में साथ दें। तो ऐसे में मूल मुद्दों को उठाना और उसमें सफलता प्राप्त करना कितना संभव लगता है आपको, अमलेंदु जी? एक तो राजीव जी, सबसे पहले आज भी जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो थैंक यू मोदी जी बोल दिया जाए। लगातार 9वें दिन जो है वो दाम बढ़े हैं, तो मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो उनको धन्यवाद कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े। जहां तक इस जनता का सवाल है, मुझे लगता है कि ये जनता ही बदल दी गई है। अब जनता कौन सी है, वो जनता चाहती क्या है, ये बड़ा जो है वो गंभीर प्रश्न है। अगर चुनाव के परिणाम देखे जाए तो लगता है कि जनता तो यही चाहती है कि रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि जनता बड़ी खुश है और कह रही है कि यह 220 लीटर भी हो जाए तब भी हम जो इसको खरीदेंगे, तो ये एक परसेप्शन बनाने की चीजें हैं। लेकिन जमीन पे अगर इसकी बात की जाए तो जनता को दर्द तो होता है, लेकिन बात यह है कि जो दर्द की अभिव्यक्ति जहां होती थी और जहां मालूम पड़ता था, वो दो चीजें हुआ करती थी जिनसे मालूम पड़ता था। एक तो राजनीतिक दल जब अपना विरोध प्रदर्शन किया करते थे तो उसमें जनता की हिस्सेदारी होती थी, और दूसरा मीडिया में जनता की जो थी वो बात आती थी कि जनता परेशान है महंगाई के बढ़ने से। लेकिन अब ना तो चूंकि विपक्ष सड़क पे होता है और मीडिया तो खैर अब बात करता ही नहीं है जनता की, उसको तो सरकार से जो एजेंडा मिलता है उसकी बात करता है, तो इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि जनता जो है वो आखिर चाहती क्या है। सवाल राजीव जी ये नहीं है कि कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार वापस आएगा कि नहीं आएगा इन मुद्दों को लेकर के आने से। सवाल ये है कि जो राजनीतिक दल है वो चाहे आज विपक्ष में है या सरकार में हो, क्या वो जनता की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? और मुझे सारी बहस की नहीं होनी चाहिए कि दल है जिनकी जिम्मेदारी जो है वो जनता के प्रति है, वो विपक्ष में बैठे हुए लोग भी हैं और सरकार में बैठे हुए लोग भी, जिम्मेदारी जनता के प्रति है पहले, तो वो जनता की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक जो ये आरोप लगते थे कि कांग्रेस जब वो सिर्फ सत्ता के लिए जो है वो छटपटाती है, सत्ता में आना ही उसका एक तरीके से लक्ष्य रहता है, मुझे लगता है कि ये बातें अब पुरानी हो गई हैं।
और ये काफी हद तक जो है इसको राहुल गांधी ने जब से लीड लिया है कांग्रेस को में, तो ये काफी हद तक जो है वो दूर हो चुका है। और जो पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से जनता के मुद्दे जो है, और ऐसे मुद्दे जिसका हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस को फायदा जो है वोटों के रूप में किसी हाल में नहीं होने वाला है, लेकिन वो जनता के चूंकि बड़े मुद्दे हैं और असली मुद्दे जनता के वही हैं, तो उनको लेकर के कांग्रेस जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में उन मुद्दों को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक जो है वो सक्रिय दिखाई दी। ज्यादा पिछली बात कह रहे हैं किसान आंदोलन की, हम अगर हम बात करें 1 साल तक किसान आंदोलन चला, राहुल गांधी पंजाब से लेकर के और संसद तक जो है वो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए, कभी साइकिल चलाते हुए, कभी सांसदों का मार्च करते दिखाई दिए। हालांकि उस किसान आंदोलन से कांग्रेस को कहीं फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, बल्कि पंजाब में तो उस किसान आंदोलन की वजह से ही उनको एक तरीके से दिखाया नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने वो बात उठाई। तो इसलिए कि ये मसला जो है ये नहीं है कि कांग्रेस का जो है किसान आंदोलन पे आएंगे, उससे क्या फायदा क्या नुकसान इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जब क्या कांग्रेस एक जन आंदोलन खड़ा कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ सीधे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले रामदेव से जब पूछा गया कि आप 35 रुपए में कहते थे कि 35 रुपए में डीजल पेट्रोल दिलाने वाले, पेट्रोल खासकर पेट्रोल जो पार्टी ला सकती है, दिला सकती है, बेच सकती है, क्या उसे आप वोट करेंगे? वो पूछ रहे थे और कह रहे थे, आप याद कीजिए कि ये कार्यक्रम में उसके अलावा उसके बाद वो कई जगह उनका यह बयान चला। और आज जब एक पत्रकार हिम्मत करके पूछता है तो उसे रामदेव धमकी दे रहे हैं। जरा एक बार फिर से सुनाता हूं, जो साथी बाद में हमारे साथ जुड़े हैं। ये घटना कल की है। कल करनाल में रामदेव थे, रामदेव, जी हां वही रामदेव जो आज बहुत बड़े व्यापारी हैं, योग गुरु कहा जाता है उनको। वो रामदेव क्या कुछ कहते हैं, पत्रकार को कैसे धमका रहे हैं, जरा सुन लीजिए और फिर सीधे आऊंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास कि क्या ये एक जन आंदोलन खड़ा हो सकता है जब मूल मुद्दा जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। तो इस पर बातें क्यों नहीं होनी चाहिए और बात करने वाले को धमकी क्यों दी जा रही है, सवाल करने वाले को धमकियां क्यों पड़ती हैं? आइए जरा सुनते हैं रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, तेरे प्रश्न आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य करना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग, अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपने कश्मीर फाइल, देखिए लोग कहते हैं स्वामी जी, बाबा जी, क्या क्या नहीं, आप बोलते हैं नहीं करूंगा, बता क्या करेगा। ये जो भाषा है स्वामी जी, बाबा जी, ऐसे लोगों की भाषा, प्रकाश जी क्या कहेंगे ऐसी भाषा, जबकि मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए कहा जा रहा है। और उसमें जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का जन आंदोलन कैसे खड़ा होगा ये हमारी चिंता नहीं है, लेकिन चूंकि जन आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, बात यह है कि जब 6 रुपए 80 पैसे पिछले 8-9 दिनों में, अगर पेट्रोल की कीमत 10 दिन टोटल बढ़ोतरी के, जिसमें 9 दिन बढ़ोतरी, 1 दिन नहीं, और 9 दिनों में इतनी बढ़ोतरी हो जाए, इतना इजाफा हो जाए पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, रसोई गैस की कीमत में, तो पूरा का पूरा मार जो है वो हर जगह, किचन से लेकर के और आपके ऑफिस तक, हर जगह जहां आप जाएंगे वहां आपको खर्च ही खर्च देखना पड़ेगा। और जैसे सरिया की बात कर रहे थे धनंजय कुमार जी कि 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई, 50 नहीं, वो मैं कहूँगा कि 50 रुपये की 93 रुपये आप कह रहे हैं, तो लगभग वो डबल होने को है, यानी कि लगभग 90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये इस ढंग से जो कीमत, इसका असर, और इसके लिए तो जन आंदोलन चाहिए, और जब सवाल पूछा जाता है तो धमकाया जाता है। क्या कहेंगे एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि धमकी पत्रकार को मिली है? जब बाबा रामदेव शलवार पहनकर भागे थे, वो दिन उन्हें याद नहीं है कि जब वो सलवार पहनकर भागे थे, महिला का वेश धरकर भागने की कोशिश की थी, और उनकी भाषा बता रही है कि उनका स्तर क्या है। जब तक बाबा रामदेव योग की शिक्षा ले देते थे तब तक वो ठीक थे, लेकिन जब से उन्होंने धंधा शुरू किया तो उनके धंधे में उन्होंने जो अनफेयर प्रैक्टिसेस चालू की हैं, पूरे हरिद्वार सेक्टर में जहां जहां उनके आश्रम है, उन्होंने जिस तरह से लोगों को धमका धमका कर जमीनों पर कब्जा किया है, जमीनें खरीदी है, वो एक लंबी कहानी बाबा रामदेव की है।
और इस सरकार से उन्हें प्रश्रय मिल रहा है इन सब चीजों को करने के लिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जो योग के नाम पर दुकान शुरू करता है, व्यापारी बन जाता है, आटा दाल से लेकर जींस तक बेचने लगता है और फिर पत्रकारों को धमकाता है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने जिस तरह से आंदोलन शुरू किया है, लोगों को साथ लेने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन महंगाई के असर, आज तो हम जो बात कर रहे हैं ये अल्पकालिक असर है और अभी तो 9-10 दिन ही हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम 25-30 रुपया नहीं बढ़ेगा राजीव जी, आप देखिएगा कि ये दाम बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये हलाल प्रक्रिया अपना लिया आपने, झटका देने के मूड में नहीं है। क्योंकि कारण मुझे लगता है कि गांधी ने ट्वीट कर दिया था कि 7 मार्च को मतदान समाप्त होने के बाद तैयार रही है पेट्रोल डीजल की मार सहने के लिए। तो ये सरकार भले ही राहुल गांधी को पप्पू कहे या कुछ भी कहे, इसके नेता कुछ भी कहे, लेकिन बातें तो सारी वो राहुल गांधी की मानते हैं। राहुल गांधी जहां इशारा कर देते हैं ये वहां सतर्क हो जाते हैं। ये महंगाई का एक रूप है, लेकिन जो इकोनॉमी डूब रही है राजीव जी, वो तो और भी गंभीर मोड़ पर लेकर जा रही है। इकोनॉमी डूब इसलिए रही कि शेयर बाजार में जहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वहां डेली की खरीदी बिक्री बढ़ गई है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे वो डूब गया है, उसका असर लंबे समय तक पड़ता रहेगा। महंगाई में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसका असर लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। अभी एक बयान आया था वित्त मंत्रालय का कि हमें इस वर्ष 140% इनकम टैक्स मिला है, यानी 40% ज्यादा टैक्स मिला है लोग सरकार को। तो इतना टैक्स जब सरकार को मिल चुका है तब तो उससे पेट्रोल डीजल के दामों में इस तरह वृद्धि नहीं करनी चाहिए। दूसरी ये बात भी आप देखिए कि जो सरकार ये कहती थी कि हमारे हाथ में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना नहीं है, कंपनियों के हाथ में है, तो ये झूठ भी उजागर हुआ। अब आपको कोई आटा, दाल, नमक, दूध, शक्कर, ये सब चीजें तो महंगी हो ही गई है, बाकी वे चीजें भी, उन चीजों के दाम भी आसमान पर हैं जो आप कभी कभार खरीदते हैं। जैसे हर आदमी जिंदगी में 1 या 2 बार ही घर बनाता होगा, लेकिन उसे घर बनाने की चीजें, सामग्री इतनी महंगी हो गई कि वो घर का सपना नहीं। सरकार के पास काला धन, जमाखोरी रोकने के लिए कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है। भ्रष्टाचार के माध्यम से जिस तरह काले धन का उपयोग हो रहा है उसे रोकने की कोई योजना नहीं है। राष्ट्रीयकृत उद्योगों को घाटे के लिए, सरकारी कुव्यवस्था के लिए, रुपए की डिवैल्यूएशन जो होती जा रही है, इस पर कोई विचार नहीं है। लेकिन अगर आप इस मुद्दे पर बात करते हैं तो सरकार को, बीजेपी के लोगों को लगता है कि आप देश विरोधी बात कर रहे हैं, देश के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, और वो उसके खिलाफ उमड़ पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो पेट्रोल डीजल की महंगाई शुरू हुई है ये अभी कम से कम 20 दिन तक तो और जारी रहेगी। यानी अभी आप समझ लीजिए कि 15-1 रुपए और महंगा होगा, तब आप कल्पना कीजिए कि 1 महीने भर बाद महंगाई की दशा क्या होगी। तो मुझे ये चीजें बड़ी दहशत वाली लगती है, और जिन लोगों के लिए 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल है, उनकी परेशानियों की बात करना बहुत जरूरी है। वो उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये बहुत ही और भी गंभीर बात है ये राजीव जी। बिल्कुल गंभीर बात है, और खासकर जब महंगाई की बात हो और महंगाई पर अगर आंदोलन कोई करे तो उसके साथ तो आना बनता है। खैर, आपको आना नहीं आना ये अलग मुद्दा है, लेकिन बात यह है कि चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ शुरुआत में हमने आपको सोनिया गांधी की भी एक बाइट सुनाई थी, एक वीडियो दिखाया। आज का ही वो वीडियो है, संसद लोकसभा में सोनिया गांधी मनरेगा को लेकर के बोल रही थी कि कैसे मनरेगा के बजट को कम किया जा रहा है जबकि उसे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ आप याद कीजिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा को लेकर के क्या कह रहे थे कि ये इस बात का जो ढोल है वो मैं पीटता रहूंगा कि आप लोगों ने 60 साल में क्या कुछ किया। एक बार एक छोटा सा उसका पाठ सुनाना चाहूंगा पुष्परंजन जी कि क्या कुछ कह रही हैं सोनिया गांधी, क्योंकि मनरेगा अगर नहीं होता तो 2 बार का जो लॉकडाउन है जिसको इस देश ने झेला है, इस देश की शमशान और कब्रिस्तान की चर्चा करने वाली सरकार, शमशानों में और कब्रिस्तानों में वहां लाइन, हिंदू रीति रिवाज में शाम को सूर्यास्त के बाद लाशें नहीं जलाई जाती हैं,
लेकिन वहां रात रात भर लाशें जलती थीं। ये मैं अपनी आंखों से देखा हूं और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये इसी देश ने झेला है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन ये बात के साथ में मनरेगा का क्या इससे ताल्लुक है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है कि जो लोग लौट करके गए वो बेचारे, उसी बेचारा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो रोजी रोटी छिन गई और उसके बाद उनके पास जो 2 जून के लिए कुछ भी नहीं, खाने के लिए, कमाने के लिए, तो क्या करते? वही मनरेगा काम आया और मनरेगा की तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो आइए जरा सुनते हैं सोनिया गांधी को एक बार फिर से, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए कह रहा हूं, ये आज क्या कुछ कह रही हैं सोनिया गांधी। एक छोटे से पार्ट को सुनाइए, पूरा मत सुनाइए, लेकिन हाँ उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथी पुष्परंजन जी उस पर अपनी बात रखेंगे। आइए सुनते हैं। चेयरपर्सन महोदया, महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर माना है। इसी वर्ष 26 मार्च को सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। चेयरपर्सन महोदया, अभी हाल में सभी राज्यों से कहा गया है कि उनके सालाना श्रम बजट को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे लोकपालों की नियुक्ति और सोशल ऑडिट से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। सोशल ऑडिट को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने में कमियों को। तो पुष्परंजन जी, आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही हैं संसद में, लोकसभा में आज सोनिया गांधी, और मनरेगा को लेकर के 35% बजट में कटौती, जबकि बेरोजगारी बढ़ी है और इसमें मनरेगा ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और अभी भी कर रहा है। मनरेगा ये योजना जो है बहुत अच्छी योजना थी और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और कहा था, वो हमने आपको सुनाया शुरुआत में। तो लेकिन आप क्या कहेंगे मनरेगा से लेकर बेरोजगारी तक और बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक? यह मूल मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई, और उसको अगर कहीं से देखें कि कुछ सहारा अगर कुछ कोई दे पा रहा है तो वो मनरेगा है। मनरेगा को लेकर के, आधार को लेकर के, आधार जिसको अब सब सारे हर जगह से जोड़ दिया गया है, इसी बीजेपी सरकार ने जोड़ा। आधार को लेकर के भी क्या कुछ बातें होती थी आपने देखा है। तो आखिर जिन योजनाओं को, जो योजना यूपीए सरकार के समय आई, उन योजनाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कई के नाम चेंज कर रहे हैं और उसके बाद आप उसका गुणगान भी नहीं करते हैं। आप उसमें पिछली सरकारों के बारे में उसमें 2 बोल मीठे बोल कह लें, तारीफ के बोल भी नहीं कह रहा हूं, 2 मीठे बोल भी नहीं कहते हैं और अब तो बजट में कटौती भी कर रहे हैं। तो जनता, ये किसकी योजना कहाँ क्या, इस पे न जाते हुए जनता के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स के तहत अगर बातें होती हैं, आवाज़ें उठाई जाती हैं, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों? पुष्परंजन जी। राजीव, जो सदन में प्रश्न उठाया था सोनिया गांधी ने, उसका उत्तर एक ऐसे व्यक्ति ने दिया
जो 2 दिन पहले दुबई में डांस कर रहा था। सरकार का मंत्री सूचना प्रसारण और वित्त भी देखते हैं अनुराग ठाकुर। तो उस डांस करने वाले मंत्री ने डांस वाले अंदाज में ही उसका उत्तर दिया कि जो कुछ मनरेगा में फंड कांग्रेस के समय में दिया जाता था वो सब को मोदी सरकार ने उस फंड को अब बैंक के माध्यम से दे रही है। वो फंड तो इधर उधर खा जाते थे अफसर लोग जी। तो ये उत्तर था। बजाय इसके एक गंभीर प्रश्न उन्होंने उठाया कि 35% कमी की गई है बजट में, यानी मनरेगा के माध्यम से जो रोजगार ग्रामीण इलाकों में लोगों को मिल रहे थे उस रोजगार में 35% की कमी हुई है। ये भयावह स्थिति है अपने आप जी, कि गांव जहां की लोग उसी पे आश्रित थे और साल में 100 दिन उनको काम करना होता था, तो 100 दिन भी घट के अब तो सीधा 35% 100 दिन का कम कर दीजिए। जब फंड कम होगा तो 100 दिन में 15% 35% कम कर दीजिए। वो तो शुक्र मनाइए राजीव जी, आप कह रहे थे ना नाम वाम परिवर्तन का, तो शुक्र मनाइए कि मोदी जी ने नाम नहीं बदला, क्योंकि इसका नाम गांधी जी के नाम पे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 7 सितंबर 2005 को कांग्रेस शासन के समय इसको संसद के द्वारा लागू कराया गया था। अब उस पर आप मिट्टी डाल रहे हैं। गांधी जी का नाम नहीं होता, नेहरू या इंदिरा गांधी या किसी और के नाम से होता तो नाम कब तक परिवर्तित हो चुका होता। तो यहाँ बख्शा है उन्होंने, लेकिन उसके माध्यम से जो रोजगार, और उनको लगता है कि गाँव में लोग कांग्रेस के स्टैंप वाले इस कार्यक्रम को क्यों पसंद करें, क्यों मनरेगा की चर्चा हो, धीरे धीरे उसको धूमिल कर दो, धीरे धीरे उसको नेपथ्य में ले जाओ। ये इसका उद्देश्य लग रहा है मुझे। और हो सकता है कि आने वाले दिन में कुछ और नाम वाम में छौंक लगाएं, तड़का लगाएं और कुछ और नाम दे के उसको दूसरी दिशा में ले जाएं। दूसरा ये कि जिस तरह से ये लगातार ये महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है, अब 2 दिन के बाद फलाहार और इफ्तार दोनों कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो लोगों पर किस तरह से फलाहार और इफ्तार पे मार पड़ने वाली है महंगाई की, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पेट्रोल की जहाँ तक कीमत की बात है, वो तो कहाँ किस लेवल पर जाएंगे वो तो अलग बात है। जिस बास्केट से ये लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, ओपेक के बास्केट से या अमेरिकन बास्केट से या यूरोप के दूसरे देशों जो कि पेट्रोल सप्लायर्स कंट्री हैं, वेनेजुएला वगैरह, वहाँ से जिस बास्केट से इंडिया तेल खरीद के, कच्चा तेल खरीद के फिर उसको प्यूरिफाई करके बेच रहा है यहाँ के बाज़ार में, उसी बास्केट से श्रीलंका भी खरीद रहा है, उसी बास्केट से पाकिस्तान भी खरीद रहा है जी। श्रीलंका में हाहाकार मचने के बावजूद आज का रेट तेल का, पेट्रोल का रेट 65 रुपये कुछ पैसे है, और पाकिस्तान में भी लगभग वही रेट है जहाँ की सरकार गिरने ही वाली है। 2-3 दिन में उसके परिणाम सामने आएंगे। महंगाई एक सबसे बड़ी वजह है। वहाँ तो संसद को घेर लिया था श्रीलंका में, लेकिन यहाँ की जनता चूँकि मरी हुई और या मार दिया गया है या उनकी आत्माओं को ख़त्म कर दिया गया धीरे धीरे धर्म के जहर दे के या कुछ और कारणों से, लेकिन लोगों को शून्य कर दिया गया दिमाग जी। आप चाहे वहाँ पर कांग्रेस चाहे तो सिलेंडर को माला पहनाए या मोटरसाइकिल को माला पहनाए, मगर उसका असर आम आदमी पे क्यों नहीं पड़ रहा है, इसकी समीक्षा कांग्रेस को भी करनी होगी। किस तरह से करनी पड़ी, जहाँ भी उनके बचे खुचे एक आध राज्य रह गए हैं वहाँ पर आप मीडिया का अलग क्यों नहीं जगा रहे हैं? वहाँ पर मीडिया के बड़े संस्थान खोलिए ना, वहाँ पर आप मीडिया को प्रमोट कीजिए, अपने मीडिया को चलाइए, फिर आवाज़ वहाँ से ही बुलंद हो सकती है। ज़रूरी है दिल्ली की मीडिया या मुंबई की मीडिया ही आपके कार्यक्रम, दिल्ली और मुंबई की मीडिया कांग्रेस में जब ग्रुप 23 यानी गड़बड़ 23 की बात जब आती है तब वो मीडिया के लिए खबर है जी। अब आप माला पहनाएंगे किसी मोटरसाइकिल पे या किसी खाली सिलेंडर पे, वो खबर नहीं है। खासकर दिल्ली की मीडिया के लिए उतनी बड़ी खबर नहीं बनती है। तो उसे कांग्रेस को अपनी मीडिया रणनीति को बदलनी होगी। आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मजबूत करना पड़ेगा। आपको जो भी अपने शासित राज्यों में मीडिया को आप प्रमोट कीजिए, बढ़ाइए उसे जी। और पूरे परिदेश को, कांग्रेस को फिर से मीडिया नीति की समीक्षा करनी पड़ेगी। एक गुंडे को का आपने 2 बार दिखाया विजुअल। गुंडा इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये भाषा जो है ना, मवालियों की भाषा होती है जो हरियाणा वगैरह या दूसरे प्रांतों में बोली जाती है कि क्या पाड़ लेगा तू। ये लोकल जो आवारा किस्म के लोग सड़क पे होते हैं ना, वही पाड़ लेना, तू क्या कर लेगा, तू कैसे कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, ये उस गुंडे की भाषा है। अब वो गुंडा हो गया साधु
साधु के वेश में व्यापारी भी हो गया। 1100 करोड़ की पूंजी थी कुल जमा उसकी 2013 में, मोदी सरकार आने के ठीक 1 साल पहले। आज की तारीख में 11,000 करोड़ की संपत्ति है, उसका टर्नओवर है। तो ये केवल एक जांच का विषय है कि ये 1100 करोड़ 11,000 करोड़ में क्यों कैसे परिवर्तित हुआ जी। और इस ठग महाराज की 2 जगह की कथा में, मतलब क्योंकि मैं साक्षी रहा हूँ इनके बिजनेस ओनर्स का किस तरह से ट्रांजेक्शन क्या होता है। नेपाल में 2017 में इनके 6 प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया था और कतर में भी बैन किया गया था इनके प्रोडक्ट को। तो इस ठग सम्राट की वजह से देश भी बदनाम हुआ कि भारत में ऐसे ही गोलमाल वाली जड़ी बूटी वाली चीज़ें प्रोडक्ट बनती है और उसे नेपाल के बाज़ार में या कतर के बाज़ार में बेची जाती है। ये मुद्दा नहीं बना इस देश में, ये मुद्दा यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए नहीं बना। ये तमाम चीज़ें हैं जो होता है कि घमंड हो जाता है कि आपके पास इतनी पूंजी आ गई है तो जो मर्जी, या पत्रकार को डांट दें या पत्रकार को जेब में डाल के चल दें, जो मर्जी है वो बोल दो। तो ये चरित्र जो है, इसको ये साधु का चरित्र करते ही नहीं हो सकता, गुंडे का चरित्र है। जी राजू जी। जी पुष्परंजन जी, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं और उसमें जो कुछ भी घटनाक्रम करनाल वाला जो घटनाक्रम है उसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, हम लोगों को देख रहे हैं इस वक्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। वो उन्होंने एक सवाल किया, बहुत वाजिब सवाल किया है कि आप सभी से एक सवाल है कि क्या कोई भी गुंडा, नेता या दलाल पत्रकारों को अपशब्द कहता है और बड़े पत्रकार इनके सामने विरोध और माफी मंगवाने के बजाय नतमस्तक होकर पत्रकारों का कद छोटा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा सवाल है, ये हम सब के लिए उन्होंने सवाल किया है। इसका जवाब जिनको भी देना हो अपने वक्तव्य में दे सकते हैं, लेकिन सीधा आना चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, इस सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा, मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, बहुत सारे साथी देख रहे हैं और जिसमें ओम प्रकाश तिवारी भी हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इससे इतर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की नीतियों को, और जैसे सड़क से लेकर संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस की गूंज यहां आज हम लिख रहे हैं। तो क्यों लिख रहे हैं ये चर्चा? इसलिए कि कोई तो है, कोई पार्टी है जो आज जन आंदोलन की मुद्रा में बाहर दिखाई दे रही है, और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जन आंदोलन की बात शुरुआत में मैंने कही, और लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस मुक्त भारत की बात भी चल रही है। अलग अलग ढंग से हमने देखा, अलग अलग बातें होती रही हैं, उसमें मीडिया का रोल भी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। पुष्परंजन जी ने कहा भी कि कांग्रेस को मीडिया के लिए भी अपना एक वो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कैसे जगह मिले, और नहीं तो अपना एक जो वैक्यूम है कांग्रेस के हिसाब से उस वैक्यूम को फुलफिल करे। लेकिन इन सबसे इतर डॉक्टर पाचपोर, क्या कांग्रेस जो है वो इस गैप को भरने के हिसाब से, मतलब क्योंकि इसलिए कह रहा हूं और बहुत सोच के ये सवाल कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने में भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे कांग्रेस खुद दो चार हो रही है। उसमें कांग्रेस का और कांग्रेस के बड़े नेताओं की, जिस प्रकार बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी जो सबसे ज्यादा मुखर होकर के बोलते आए हैं, उनकी छवि जिस प्रकार बनाई गई है, यंगस्टर्स के बीच जिस प्रकार की छवि बनाई गई है, उससे पार पा करके एक जन नेता, एक लोकप्रिय नेता के रूप में आना, ये बहुत मुश्किल काम है आज की तारीख में। कैसे हो सकता है? आपके विचार भी चाहूँगा। मैं ये विचार जो है कांग्रेस को देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते पूछ रहा हूँ, और इसका सीधा मकसद है, इसलिए भी पूछ रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर या इस ढंग के सेंटेंसेस इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार मेरे सवाल पे आप लोग ही कहते हैं कि भाई मैं कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, लेकिन ये आप लोग विश्लेषक हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, बहुत खुले उस पर बोल रहा हूँ कि एक विश्लेषक होने के नाते, इसलिए भी क्योंकि जनता का मुद्दा कौन उठाएगा? आप जाकर उठाएंगे, आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जनता का मुद्दा जन नेता उठाता है, और जन नेता हमको चाहिए आज की तारीख में, इस देश को चाहिए, इसलिए ये सवाल। देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस जो है अक्सर अपने स्वतंत्रता आंदोलन की जो गौरवपूर्ण विरासत है उसका तो खूब बखान करती है, लेकिन आजादी के बाद जो बहुत बड़े प्रशासकीय निर्णय लिए गए, इसकी बात अक्सर हमारे जो कांग्रेसी जो पार्टी है वो नहीं उठा पाती। अगर आप देखिए, नेहरू जी के समय की पंचवर्षीय योजना के बाद राजीव गांधी के समय जो 18 साल उम्र की गई पंचायती राज, RTE, शिक्षा का अधिकार, जो बहुत ही चमकदार निर्णय है जिसने भारत के जनजीवन को बड़े पैमाने पर सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। उनमें से एक बहुत अच्छी जो योजना थी वो मनरेगा थी। मनरेगा को उस समय तो जिस हिसाब से काउंटर किया गया ठीक है,
लेकिन आप जानते हैं कि मैं जिस राज्य में हूँ छत्तीसगढ़ में, और आपको शायद पता भी हो कि मैंने लॉकडाउन के समय लगभग 35 गांवों की यात्रा करके वहां के मनरेगा के लगभग 50 प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे। और आज ये बात लोगों को बताई जानी चाहिए कि मनरेगा का सफलतम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। और कोरोना काल के दौरान भी यहाँ पर जो विकास की दर है वो लगभग 10.5-11% थी राजीव जी। और जो हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उस दौरान भी बूम कर रही थी। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर्स उस दौरान बेचे गए। ये सारा कुछ रिकॉर्ड पर है, ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ। तो उस समय भी बूम की गई। ये चीजें भी कांग्रेस को सामने लाना चाहिए, जैसा कि बताया गया कि हमारे एक साथी ने कि कांग्रेस के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए साधन जो है या तो सीमित है या उसका वो बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा और पीछे, आपने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी तक गए थे आप महंगाई के मुद्दे को लेकर, मैं उसके थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 88 जिस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री थी, उस समय भारत में प्याज की बड़ी कमी हो गई थी। और उस समय सबसे बड़ी बात है थी कि प्याज कहीं नहीं मिल रहा था आसपास, और केवल पाकिस्तान में जो था प्याज जो था वो इतना ज्यादा उसकी फसल हो चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने लिए मार्केट ढूंढ रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी को जब कहा गया कि आपको प्याज पाकिस्तान से मंगाना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसका बहुत खराब असर हमारी देश की जनता पर जाएगा। और पाकिस्तान में भी यही फीलिंग थी कि हम भारत को प्याज क्यों बेचें। तो उस समय श्रीचंद हिंदुजा जो ईरान के शाह पहलवी के भी बड़े नजदीक थे, उन्होंने बड़ी मदद की। लेकिन अब आप देखिए कि उस समय महंगाई की सेंसिटिव मुद्दा हुआ करती थी कि प्याज को पहले वहां से ईरान भेजा गया और ईरान से भारत लाया गया। और इस तरीके से इंदिरा गांधी को लोगों को संतुष्ट करना पड़ा, भाई कि आपके खाने में जो तड़का है उसको हम किसी तरीके से कम नहीं करने देंगे। और यहाँ तक कि जब मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान जिस समय 80 के समय महंगाई बढ़ी और उसी प्याज के मुद्दे पर इंदिरा गांधी ने कमबैक किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था उस समय महंगाई का। लेकिन आज जो महंगाई है वो महंगाई जो है वो डायन नहीं है। कायदे से तो डायन सबके लिए है, सत्ता के लिए भी डायन है। लेकिन अब जो है वो महंगाई को डार्लिंग बना दिया गया है और लोगों के बीच पेश किया जा रहा है कि भाई महंगाई जो है वो समृद्धि की निशानी है। भारत लगातार बढ़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये भी एक अध्याय चल रहा है, जिस तरीके से एंटायर पॉलिटिकल साइंस है वैसे एंटायर इकोनॉमिक्स भी है उनका। उस इकोनॉमिक्स से बताया जा रहा है कि महंगाई, इसमें कोई अर्थशास्त्र के कुछ मानदंड है जिसके अनुसार महंगाई बढ़ना जो है वो विकास का एक संतुलित एक मानक है उसका। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारी जो सरकार है इस समय जो चल रही है वो सामान्य लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही असंवेदनशील है। आप याद कीजिए इसी प्याज के बारे में जब पूछा गया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, तो उन्होंने साफ कर दिया था मैंने तो प्याज मैं खाती नहीं। और अरुण जेटली जैसे व्यक्ति ने कहा कि मध्य वर्ग जो है अपनी चिंता खुद कर ले, वह सरकार पर निर्भर न रहे। तो इस तरीके से संवेदनहीनता जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर हो गई है। मुझे इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस उठा पाती है, नहीं उठा पाती, क्या महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है ये मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ समय पहले लोगों को यह भी जानना चाहिए कि भूख जो है वो कितना विनाश कर सकती है, समाज को किस तरीके से विकृत कर सकती है, अपराध बढ़ा सकती है। कुछ समय पहले रफीक आजाद नाम के एक बंगाली कवि ने एक बहुत शानदार कविता लिखी राजीव जी, उसका शीर्षक है हाथ दे हरामजादे। और उसका अनुवाद जो है अमिताभ चक्रवर्ती ने किया है। उसने बताया कि अगर तुम मेरे पेट की भूख को शांत नहीं करोगे तो धीरे धीरे मैं फुटपाथ निकल जाऊंगा, सड़कें निकल जाऊंगा और यहाँ तक कि देश का मानचित्र ही निकल जाऊंगा। इसलिए मेरे भूख की पेट को तुम शांत करो। हमारे जो समाज के जो निर्णायक जो लोग हैं, जो निर्णय लेने वाले हैं, राजनेता हैं, समझें कि आज जो है शांति से महंगाई को इसी तरीके से सहन कर रही है जनता को इस स्थिति पे आप मत ले जाइए कि वह जनता जो है एक दिन सब कुछ खा जाए। समाज जो है उसको सबसे पहले उसकी जो बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये महंगाई को बड़े सुनियोजित तरीके से बढ़ाया जा रहा है। आपको आर्थिक रूप से नागरिकों को इतना कमजोर कर दिया जा रहा है कि वो विरोध के कोई स्वर उठा ही ना पाए। ये महंगाई जो है ये सुनियोजित है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है या परिस्थिति जन्य भी नहीं है, बढ़ाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम ये फिगर भी सबके सामने है कि किस तरीके से पास पड़ोस के देशों में जो है वो पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, डीजल सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप इस नियम के अनुसार हर महीने आप बढ़ाते जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब मजेदार बात यह है कि आप अगर इसके पक्ष में बोलते हैं
तो माना यह जाता है कि आपको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, आप जो है वो राष्ट्र के विरोधी हैं। ये सबसे दुर्भाग्यजनक है। इसके लिए विपक्ष को एक होना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई जो है वो हर किसी को परेशान कर रही है। अगर और ये ऐसा मुद्दा है कि जिसमें हम जिस विपक्षी एकता का सपना देख रहे हैं, महंगाई जो है एक कॉमन इंटरेस्ट का विषय है। इस पर सभी विपक्षी दलों को जुड़ना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किए जाने की जरूरत है, वरना यह सरकार जो है वो बेलगाम होकर बिना किसी इसके महंगाई बढ़ाती रहेगी और अपने मित्रों की तिजोरियों को भरती रहेगी। और आगे जाकर समाज का जो हाल मैं सोचता हूं, मुझे कल्पना करके ही सिहरन होती है कि क्या इस समाज में भूख के कारण हम एक ऐसा अपराध युक्त समाज बना देंगे कि जहां आम व्यक्ति का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। राजीव जी। जी धनंजय जी, लेकिन भूख की जहां बात आती है तो सरकार बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को हम जो अनाज है वो पहुंचा रहे हैं। कुछ सरकारें अलग, और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, और वहां पर तो इस बार चुनाव में एक अलग ही कैटेगरी तय कर दिया गया और वो था लाभार्थी वर्ग, जो भाजपा से बहुत खुश थी। तो जब 80 करोड़ लोगों को आप खाना पहुंचा रहे हैं, अनाज पहुंचा रहे हैं, तो महंगी हो जाए चीज़ें, उससे क्या लेना देना? फिर इस जन आंदोलन या किसी भी तरह के आंदोलन का क्या यही कारण है कि एक बड़े वर्ग तक हम अनाज पहुंचा रहे हैं और उसके बाद व्यापारियों को जो लाभ पहुंचाना चाहिए वो लाभ हम पहुंचा रहे हैं, और बाकी जो वर्ग है वो जितना झेलना है, जो दुख झेलना है, परेशानियां झेलनी है, झेले। क्या कहेंगे, ये एक अलग रणनीति पर काम कर रही है जो वर्तमान सरकार है, ऐसा देखा जाए, या कुछ और है? आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? जी, दीपक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि महंगाई तो कई बार रही और सरकारों पे असर हुआ और जनता में उसका आक्रोश भी है। अब ये भले कि मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं बात को कि वो आक्रोश जो है मीडिया के माध्यम से वो आता नहीं है। अब जो महंगाई का जो असर है वो सुनियोजित तरीके से है, जो दीपक भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, सुनियोजित है। और सुनियोजित अगर कैसे है तो उसको आप देखें कि जो संघ के जो विचारक थे, जो गोलवलकर थे, उनकी क्या मान्यता थी कि आप जो है आर्थिक स्थिति को, अर्थव्यवस्था को इस तरह से कंट्रोल कीजिए कि 2-3 आदमी के हाथ में पूरा बिजनेस चला जाए, पूरी अर्थव्यवस्था चली जाए और बाकी जनता जो है बस खाने पीने भर उसके पास रहे। और उसी मानसिकता में आप गौर कीजिए, थोड़ा और पीछे ले जाइए तो दान जो है, खैरात जो है, हमारे समाज में बड़ा गर्व का विषय माना जाता है। उससे आप परेशान नहीं होते हैं कि आप अगर दान करते हैं गरीबों को तो कोई आदमी गरीब क्यों है, ये सोच करके आपको कहीं घिन नहीं आती है। आप अपने गिरवान में झांकते नहीं है, आपको बड़ा गर्व होता है कि हमने इतने लोगों को दान दिया। तो वैसे ही जब सरकार जो वेलफेयर स्टेट है वो अगर दान को या खैरात को गर्व के साथ प्रेजेंट करे तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। और हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम मानवीय समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या अमानवीय समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब। अच्छा, अब जो है ये सरकार बड़ी ही तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपना एजेंडा चला रही है और जनता में आक्रोश भी है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता जो है बिना लीडर के अपंग होती है, भीड़ होती है। तो भीड़ तो निर्णय लेगी नहीं सही, तो उसको लीड करने वाला कोई अच्छा नेता चाहिए। जैसे समझिए कि आजादी के समय गांधी एक नेता बनकर के आए और गांधी ने जनता को लीड किया, फिर नेहरू ने उस जनता को एक नागरिक का दर्जा दिया और उसको सारी चीजें मुहैया कराई जिसमें कोई उसको ब्लैकमेल ना कर सके, कोई उसको गुलाम ना बना सके, और वो जनता जो है अपने तरीके से, सही तरीके से प्रोग्रेस करते, उसको सपोर्ट देने की व्यवस्था कायम की गई। लेकिन अब आप देखिए कि धीरे धीरे वो सपोर्ट हटाया जा रहा है, सब्सिडियां कम की जा रही हैं, वो चाहे गैस पे हो या रेलवे में हो, जहां जहां सब्सिडी थी सब्सिडी घटाई जा रही है, खत्म की जा रही है। और इस घटाए जाने को बड़े गर्व से प्रेजेंट किया जा रहा है कि इतने लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, जबकि रिकॉर्ड ये बता रहा है कि बहुत करोड़ों में लोग जो है गरीबी रेखा के वापस नीचे आ गए। तभी तो आप 80 करोड़ लोगों को आप जो है मुफ्त भोजन देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, और ऑन डिमांड 3 महीना आपने फिर बढ़ाया है। तो ये सरकार जो अपना एजेंडा चलाना चाह रही है बिल्कुल सही रास्ते पे है। सरकार को तनिक शर्म नहीं आएगी कि इस देश की 100 करोड़ जनता जो है गरीब हो जाए। लेकिन हम जनता को, जो हम लोग थोड़ा ठीक ठाक हैं, उनको ये सोचने का समय है कि वो जो है, जो जनता जो गरीब है, जो अपना रोजगार नहीं कर पा रही है, जो 2 जून की रोटी नहीं खा पा रही है, वो आंदोलन करने सड़क पे उतरेगी, ये तो संभव नहीं है। आप देख लीजिए श्रीलंका में इतनी बुरी हालत है लेकिन जनता वहां विद्रोह कहां कर रही है।
तो लीडर की जरूरत है, और मैं बोलूंगा संवाद की जरूरत है। जो कांग्रेस के लोग हैं या जो विपक्ष के लोग हैं, उन सबको बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए कि देश को कैसे बचाया जाए। संकट देश के सामने है, और संकट यह है कि जो बीजेपी जिस दिशा में, आरएसएस जिस दिशा में देश को ले जाना चाह रही है, उधर जाने देना है या उधर से हटाना है। क्योंकि ये जब तक नेता मिलेंगे नहीं और जनता के साथ संवाद नहीं करेंगे, ये टेलीविजन पे आकर के खाली काम नहीं होगा। और पुष्परंजन जी की बात से मैं सहमत हूं कि एक ऐसा मीडिया हमको खड़ा करना पड़ेगा जहां जनता से सही संवाद हो सके। वो सोशल मीडिया हो, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, या वो एक जो है नेशनल मीडिया है वो हो, या जगह जगह पे आप सम्मेलन कीजिए, रैलियां कीजिए, लोगों से मोहल्ला लेवल पे संवाद कीजिए, जैसे दिल्ली में किया केजरीवाल ने। लेकिन जनता से कनेक्ट कीजिए और जनता के समूह को लेकर के उनको आप जो है, जब तक दिल्ली तक असर नहीं लाएंगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा, और एक गंभीर जन आंदोलन की जरूरत है, ऐसा मैं सोचता हूं राजीव जी। गंभीर जन आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जनता को भी सोचना है कि उसको अपने जो मूल मुद्दे हैं उसकी तरफ जाना है या कहीं और। ये जो भटकाव की स्थिति है, जब वोट की बात आती है, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जब वोट की बात आती है, चुनाव, क्योंकि हमारा देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। वो अभी देखिए, अभी एक चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव बीते हैं और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं गुजरात और हिमाचल के चुनाव की तरफ, और कश्मीर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सुगबुगाहट वहाँ की भी है। तो ऐसे में जब चुनाव की बात आती है और उस समय जब वेलफेयर स्कीमों की बात आती है और वेलफेयर स्टेट की बात अगर करें हम तो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ साथी लिख भी रहे हैं कि जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात थी, आधार की बात, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी कह रहे थे, जैसे कुछ और योजनाओं, आरटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले इस सरकार से पहले की सरकार में, यानी कि यूपीए की सरकार में योजनाएं आई और उस समय पुरजोर विरोध करती थी भाजपा। अब उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा करके, उन्हीं चीज़ों को ट्रैक पर जो लेकर के आए हुए थे, और उसी से अब वेलफेयर स्टेट कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता कैसे समझे एक जो पट्टी बंधी हुई है, और जिसमें शुरुआत में जिस सवाल के साथ मैं धनंजय जी के पास गया भी था कि जब 80 करोड़ लोगों को आप पहुंचा रहे हैं खाना, उसके बाद अनाज पहुंचा रहे हैं, उनको ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको खाना तो मिल रहा है और बस हमारा जो है गुणगान करते रहिए, जब ये स्थिति रहेगी तो फिर कैसे आप किसी आंदोलन की बात, कैसे आप विरोध की बात, कैसे अपनी मांग, विरोध आंदोलन छोड़ दीजिए, आपका जो हक है उसकी आवाज़ कैसे उठाएंगे? क्या हम एक अलग दिशा में, ये बात सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आप देखिए केजरीवाल जी जहां जाते हैं वो कहते हैं 300 यूनिट फ्री, ये फ्री, वो फ्री। फिर अभी उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री की बात समाजवादी पार्टी ने भी की थी। जो आप फ्री बांटने, बेरोजगारी को दूर करने की बात या रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे इसकी बात, ये सारी बातें नहीं, कैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि क्षेत्र को, इसकी बात नहीं करके मूल मुद्दे से भटका करके एक अलग राजनीति का जो पैमाना खड़ा कर दिया गया है, इसको लेकर के मैं चाहता हूं इस पर आप कुछ बोलिए। इसलिए क्योंकि बातें जो हैं वो इन पे होनी चाहिए। कैसे आंदोलन होगा, कैसे जन आंदोलन होगा, कैसे जनता जो है वो जागरूक होगी, सचेत होगी कि जो कुछ किया जा रहा है वो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ जाएगा, आज नहीं तो कल उसकी ये पीढ़ी नहीं तो दूसरी पीढ़ी जो है वो भुगतेगी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। राजीव जी, ये बात कही जा सकती कि स्थितियां असामान्य हैं। 2 साल कोरोना से निपटे हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई है, लेकिन सवाल ये कि जब आपके पास विकल्प नहीं हो तो सरकार को चाहिए कि सब लोगों को साथ लेके चले। हमारे देश में दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बुलाए सरकार, उनसे राय ले। रघुराम राजन जी आप क्या कहना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं, और भी जो लोग हैं विशेषज्ञ, उनकी राय ली जाए और एक सरकार को सरकार की तरह चलाया जाए, न कि किसी एक समूह की तरह चलाया जाए। अगर आपको लगता है कि विपक्ष मदद कर सकता है तो विपक्ष की मदद लेनी चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस संसद में लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है, कांग्रेस को रचनात्मक रूप भी दिखाना चाहिए, विकल्प भी पेश करना चाहिए, क्योंकि तमाम विद्वान लोग कांग्रेस के पास हैं और
जब दुनिया में पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ रही थी तो हमारे देश के ही अर्थशास्त्रियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई की ओर ले जाने की कोशिश की थी और हम एक हद तक हम सफल भी रहे। तो हम अपने देश के लोगों को, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी बौद्धिक संपदा है, उसकी उपेक्षा करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात है कि महंगाई को बेअसर करने के लिए अगर आप लोगों के पास इतना पैसा पंप कर दे, लोगों की आय बढ़े, उस तरह से अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो ही फायदा हो सकता है। अगर लोगों की आय नहीं बढ़ रही है तो ये महंगाई का इतना नेगेटिव असर होगा कि जो आदमी पहले सब्जी और रोटी खाता था वो सब्जी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसका असर दीर्घकाल में हम पूरे देश को ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 80 करोड़ लोगों की गरीबी या बीपीएल लोग केवल उनके जिम्मेदारी है, तो ये इसका असर हमारे पूरे देश पर पड़ना है। तो इस तरह की सोच जब तक नहीं होगी तब तक मुझे लगता नहीं कि सरकार कोई सकारात्मक काम कर पाएगी। कांग्रेस को इस मुद्दे पर अनंत काल तक लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि बेलगाम महंगाई तो है, पर इस तरह बेलगाम है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस पर विचार करने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस को विकल्प भी देना चाहिए और लगातार जन आंदोलन चलाते रहना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, वो रुख सभी लोगों को अपनाना चाहिए। एक हद तक आज तैयारी के साथ कांग्रेस आई है, लेकिन इसे और लंबे समय तक चलाना होगा। लोगों में जागरूकता पैदा करना कि अगर हमारी परेशानी है, हम अगर भूखे हैं या बेरोजगार हैं, तो इसके पीछे कौन कारण है, उन कारणों को बताना जानना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आक्रामक और होना पड़ेगा और रचनात्मक होना पड़ेगा। राजीव जी, और रचनात्मकता, ये दो बात कह रहे हैं कि आप आक्रामक भी आपको होना होगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात एक विकल्प दिखाई देता है, वो है कांग्रेस पार्टी। इसलिए क्योंकि बाकी पार्टियां जो हैं वो देश के अन्य हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में अपने अंदाज से काम कर रही हैं और कांग्रेस को आमने सामने की लड़ाई करते हुए हम लोग देखते आ रहे हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है, उस अंदाज से भी। अमलिंदु उपाध्याय जी, समय खत्म हो रहा है हमारे, आप तीनों मेहमानों से भी एक छोटा मैं वो लेना चाहूँगा, आप लोगों के विचार लेना चाहूँगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी, उम्मीदें बहुत इससे हैं, लेकिन इसी पुरानी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में आप कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं, एक मोर्चा नहीं कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं और बहुत जगह कहा जाता है कि नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा चुनाव के वक्त चूंकि कांग्रेस मांग लेती है, इसलिए चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे और भी कई, इसलिए गठबंधन टूट जाते हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जन आंदोलन की बात के साथ साथ सत्ता में भी आपको आपकी भागीदारी चाहिए, और सत्ता ही नहीं, अगर विपक्ष में भी है तो विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपकी भागीदारी चाहिए। यहां कांग्रेस की कमजोरी क्या दिखाई देती है, अमलिंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, एक तो कांग्रेस की जो कमजोरी है, मुझे लगता है वो कांग्रेस के लोग खुद अगर देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग तो बाहर से देख सकते हैं, तो बाहर से जो हम लोगों को दिख रहा है, एक तो मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस जो शायद वो आकर के फिर उसी ट्रैप में जो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ ट्रैप होता है उसमें कभी के फंस जाती है। अब जिस तरीके से आप टीवी पे जाते हैं भारतीय जनता के कांग्रेस के प्रवक्तागण, तो भाई वहां टीवी पे आप किस लिए जाते हैं? जिस टीवी पे आप जाते हैं वहां आपकी बात तो सुननी नहीं जाती है। एंकर में क्या होता है, जी की आवाज कट रही है। अमलिंदु जी, आपको रोकूंगा, मैं सीधा आना चाहूंगा। साथ में 5 और बैठे होते, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होते जी। डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन पुष्परंजन जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं फैलाई हुई हैं। इन भ्रांतियों से जो इतर, क्योंकि आप कैसे उससे दूर होते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये नहीं, ये बहुत सही बात। हमारे शायद धनंजय जी या प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप दोनों में से किसी ने बात कही भी कि आखिर चाहिए एक किसी भी आंदोलन के पीछे जो नेता की जरूरत होती है या जिस पार्टी की जरूरत होती है वो तो चाहिए। और आज जिस प्रकार
एक तरफा अपने अंदाज से, अपने हिसाब से महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं आप, और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले, और जब जहां मीडिया में बात होनी चाहिए जिस विषय में, तो दिन भर आप क्या बात दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? तो आप इमरान खान को दिखाएंगे, या उससे जगह बची तो आप रूस और यूक्रेन को दिखाएंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि अगर आप भारत आएंगे तो भारत में यहां जो परेशानियां हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भी जब जनता के साथ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं पुष्परंजन जी, जब जनता के साथ मीडिया भी नहीं है, तब कैसे जनता की आवाज पहुंचे जन जन तक? मेरी आवाज आप तक, आपकी आवाज और किसी तक। देखिए राजीव जी, जनता की आवाज, वो कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हुई है, कमज़ोर की गई है और पूरी साजिश के साथ की गई है। उस व्यू को तोड़ने की आवश्यकता है पहला, और अकेले केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं, बाकी भी विपक्ष जो हैं। अब देखिए पाकिस्तान में संपूर्ण विपक्ष एकीकृत हुआ, तब जाके वहाँ पर एक आंदोलन, वो भी ज़मीन पे उतारा, लोग भी साथ खड़े हुए। श्रीलंका में भी वही हुआ कि वहाँ पर राष्ट्रपति भवन को घेर लिया था लोगों ने। तो लोगों को भी उद्वेलित करना पड़ेगा, आपको उस तकनीक पे जाना पड़ेगा कि कैसे आखिर ये सब हो रहा है। दूसरा ये कि महंगाई कई बार कुछ लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन अवसर भी हो जाता है। अभी सरकार ने अनाउंस किया कि महंगाई भत्ता हम 3% केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ाएंगे। सीधा उन्होंने अभी कल ही अनाउंस हुआ, उन्होंने कहा कि 31% से बढ़ाकर हम 34% महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों का करने जा रहे हैं। यानी 50 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो इस महंगाई के बढ़ने से और महंगाई भत्ता बढ़ने से खुश हैं। हर आदमी तो उस भत्ता उसका बढ़ नहीं रहा इस देश में, वो तो और मर रहा है। जैसे उस लफंगे बाबा ने जैसे आज कहा कि आप अपनी कमाई बढ़ाओ, महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, आप अपनी कमाई बढ़ाओ, ये आपकी कमजोरी है कि आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है, ये कह के उसने अपना सलवार झाड़ लिया वहाँ पर कुरुक्षेत्र करनाल में। लेकिन किस तरह से राजीव जी यहाँ पर महंगाई जब कभी डायन हुआ करती थी, महंगाई डायन खात जाए, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था, अब महंगाई डायन से डार्लिंग हो गई। और कोई हो सकता है कोई ऐसा गीतकार जो है वो लिख दे कि महंगाई डार्लिंग हुई मोदी जी तेरे लिए लिख सकता है, बहुत आज़ादी है यहाँ लिखने की। लेकिन ये तो खैर लाइट नोट ये बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही गंभीर, क्योंकि इस देश में ही एक सरकार थी शीला दीक्षित की 2013 में, सिर्फ प्याज की कीमत बढ़ने की वजह से सरकार चली गई थी। लेकिन आज क्या है कि पूरा पेट्रोल से लेके कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जिसकी कीमत नहीं भागी हो, और उस प्याज कीमत के मुकाबले कहा जाए तो कई सौ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दो सरकारें गई थी जी। मतलब कि शीला दीक्षित की सरकार भी प्याज की कीमत की वजह से गई थी, और सुषमा स्वराज की, क्योंकि मुझे अच्छी तरह इसलिए याद है कि मैंने वो स्टोरी की थी प्याज पर जब शीला दीक्षित यहाँ सरकार में थी जी। तो कुछ लोगों को बुरा लगा था, अरे फर्स्ट पेज पर ये स्टोरी, और प्याज ऐसी कौन सी चीज़ है कि प्याज की कीमत को लेके आप लोग फर्स्ट पेज पर बाईलाइन स्टोरी दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब सरकार गिरी तब लगा कि किसी रिपोर्ट का क्या महत्व होता है। तो यहाँ भी वही हालत है कि कोई पत्रकार, उसकी नज़र में लगता है कि प्याज या ये सब चीज़ें क्या है। जब देश की वित्त मंत्री कहती है कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं, तो बढ़े, जो खाते हैं वो सोचे इस बारे में। तो इस तरह की जो असंवेदनशीलता है महंगाई के प्रति, उसके लिए लोगों को जागृत करना, विपक्ष को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती है राजीव जी। जी बहुत बड़ी चुनौती, और इन चुनौतियों से जो है जनता भी दो चार हो रही है, और साथ में कांग्रेस भी, क्योंकि कांग्रेस के सामने अपना जनाधार वापस पाना, और साथ साथ कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अंदर खाने जो कुछ चल रहा है कांग्रेस में, उससे कैसे पार पाया जाए। आज राज्यसभा में भी कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। आगे अब कितनी संख्या रहती है राज्यसभा में, कितनी संख्या रहती है लोकसभा में, ये देखना होगा। और 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव, कई राज्यों में उससे पहले चुनाव हैं, और इन चुनावों पर भी कांग्रेस की नजरें टिकी हुई हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा और इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाना चाहूँगा। आखिरी कमेंट, क्लोजिंग कमेंट कह लें कि ये जो भी कुछ हो रहा है, और उसमें भी महंगाई को लेकर के जो बातें हो रही हैं, आज 31 तारीख से 7 अप्रैल तक कांग्रेस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली है।
लेकिन और अभी 2 दिन पहले हमने देखा 28 और 29 तारीख को देश भर के जो ट्रेड यूनियंस हैं उन लोगों ने भी स्ट्राइक किए देश में, और उसकी चर्चा भी जैसी होनी चाहिए थी नहीं हुई। बहुत अलग अलग मुद्दों पर इन लोगों के स्ट्राइक्स थे। क्या एक रस्म अदायगी के रूप में इसे देखा जाए या इसका असर भी देश पर पड़ेगा? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए, अपन लोग बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। निश्चित रूप से बहुतेरी समस्याओं के साथ कांग्रेस जूझ रही है, लेकिन मतलब वो कहीं पर उनकी घटती हुई संख्या है, उनके घटते हुए वोटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बताए लोगों को कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। ये जब तक जनता के सामने वो ये नहीं कन्विंस कर देते कि भाई हम जो कुछ बोल रहे हैं वो आपकी ही भलाई के लिए है, इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है या राहुल गांधी की भी गलती नहीं है, ये माहौल ही ऐसा बना दिया गया है, लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी गई है। आप देखिए, पिछले 2-3 सालों में अनेक ऐसे मुद्दे हुए जिसमें कहा गया वैक्सीन लगाने, कोरोना के वैक्सीन लगाने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि इसको फ्री कीजिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। उस समय तो उसको लोगों ने के सामने ये फेंक दिया जाता है कि देखिए किस तरीके से हास्यास्पद बातें की जा रही है। अल्टीमेटली होता यही है कि उसको सरकार मानती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई हमको गंभीरता से लीजिए, हम आपके रहे हैं, ये सबसे आवश्यक है। खाली अपने दर्शकों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मनरेगा की बात है एक शब्द में, कि मनरेगा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो खैरात से कैसे अलग है। उसके सबसे चमकदार उसका जो पहलू है वो ये है कि वो गारंटी योजना है। अगर कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि मुझे काम दीजिए, तो अधिकारी को उसको काम देना ही पड़ेगा, कानूनन वो बाध्य है। ये हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, जो मैं बताना चाहता था। राजीव जी। बिल्कुल, मनरेगा जो है वो कितना उपयोगी इस वक्त है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और इसी मनरेगा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था संसद में 2015 में कि आपकी विफलताओं का ये स्मारक है मनरेगा, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूँगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और ये बात जो है प्रधानमंत्री के लिए उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब इसी मनरेगा के शरण में उनकी सरकार को जाना पड़ा, तब जबकि इस देश में कोरोना की मार पड़ी, पहली लहर फिर दूसरी लहर। तो जो योजनाएं बनती हैं, योजनाओं में बहुत कुछ रिसर्च करके बनाया जाता है। आरटीई, आरटीआई, मनरेगा, ऐसे बहुत हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको लेकर के, उसके अलावा बहुत ऐसे नाम हैं योजनाओं के जो बदल दिए गए। लेकिन इन सबसे इतर आप ये ध्यान रखिए कि महंगाई इतनी ना हो कि जनता जो है वो सड़क पे, अभी तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे आई है, अभी दूसरी पार्टियां सड़क पर आएंगी, लेकिन जब जनता जागेगी, जनता जब सड़क पर आएगी, तब क्या होगा ये सोचना होगा। श्रीलंका का जिक्र आया था, आपको बता दूं कि श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो गई है 1 महीने के अंदर कि 500 रुपए किलो चावल और 100 रुपए में चाय कप, 1 कप चाय की कीमत 100 रुपए, पेट्रोल डीजल नहीं है, परेशानियां बहुत है। श्रीलंका भूखमरी, बेरोजगारी और तबाही के कगार पर है, और ज़्यादा दूर नहीं है। आप अपने भारत के नक्शे में देखिए, नीचे एक छोटा सा देश दिखाई देता है, और श्रीलंका के बारे में रामायण से जुड़ा हुआ बहुत सारी कहानियां हैं, उन सबको आप जानते ही हैं। तो जो दोस्त, आप लोग भी समझिए कि भारत उस दिशा में, बहुत बड़ा, बहुत विशाल देश है हमारा, उस दिशा में न चला जाए, इससे पहले आप भी जागिए, हम भी जागे। और हम ये बात करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहे हैं, इसलिए भी इस बात को समझना जरूरी है। और जो लोग धमकियां देते हैं पत्रकारों को कि ये सवाल मत पूछो, ये मत कहो, तो वहां पर उन पत्रकारों को, उनके साथ उस पत्रकार जिसको धमकियां मिल रही थी, दूसरे पत्रकार क्या कर रहे थे, उन लोगों ने बायकॉट क्यों नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल है। तो पत्रकारों को भी सोचना होगा कि आप कैसे साथ देते हैं एक दूसरे का। बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे 5 साथी जो यहां मौजूद हैं, जो अपनी बातें रख रहे थे। हम किसी की तरफदारी करने नहीं बैठे थे, लेकिन हाँ, यहां तरफदारी एक ही बात की कि जनता को जागरूक करना जरूरी है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, धनंजय कुमार जी, पुष्परंजन जी,
जी और साथ में हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस गंभीर चर्चा के लिए वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राम नारायण मेघवाल जी लगातार देखते हैं हमारे कार्यक्रम को, कमेंट भी करते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली राम नारायण मेघवाल जी को मैं जानता हूं, इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि अच्छा लगता है कि आप जुड़ते हैं, कह रहे हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं कि एक बेवकूफ नेता की भी लहर चल रही है। ओम प्रकाश तिवारी जी भी बहुत ही मुखर रूप से कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और मुखर रूप से कह रहा हूं कि लिखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश तिवारी जी की आपके माध्यम से पत्रकारों के संगठनों को नोटिस देना चाहता हूं कि यदि वो पत्रकारों के सम्मान की रक्षा नहीं करेगी तो उन संगठनों का बायकॉट करना होगा। जावेद भाई कह रहे हैं, अरविंद कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं बीजेपी भटकाव से टकराव की ओर ले जा रही है। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि जागो जनता, इससे पहले कि महंगाई श्रीलंका जैसी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर समीम अंसारी जी हमारे साथ जुड़ते हैं सऊदी अरबिया से, वो भी जुड़े हुए हैं। और सरताज फन कह रहे हैं बहुत बुरा वक्त चल रहा है। राजेश सिंह कह रहे हैं अनपढ़ हैं तो पीएम के बारे में कह रहे हैं तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है का नारा मोदी जी ने ही दिया था, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। नवीन प्रकाश भी हमारे साथ में है जुड़े हुए। मोहम्मद शरीफ हैं जो कह रहे हैं कि सर बीजेपी वालों को ये पता नहीं है कि गिद्ध के मनाने से डांगर नहीं मरता है। अफरोज आलम कह रहे हैं सर इधर कांग्रेस संसद से सड़क पर है, उधर पीएम ने 18 लाख एकड़ जमीन बेचने की स्कीम बना ली। कांग्रेस ने जो बनाया है लगता है मोदी जी ने उसको बर्बाद करने की सुपारी ले ली है। सतीश जी हैं कांग्रेस गपलाबाज पार्टी लिख रहे हैं। अब देखिए सतीश जी जैसे लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है सतीश जी आप जुड़े हैं। डीपी सिंह वर्मा हैं, आपका आज आकलन सच है, सच्चे पत्रकार, आप सब बहुत धन्यवाद डीपी सिंह वर्मा जी आपको। मदीना का मुसाफिर जुड़े हुए हैं, श्रीलंका के में दूध 2000 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राम नारायण मेघवाल जी थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू आपको मेघवाल जी कि आप जुड़ते हैं। रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं अमलेंदु मोदी जी को डराते हैं क्या, बार बार मोदी जी को धन्यवाद देने की बातें करते हैं रहते हैं। तो सबके विचार हैं। अफरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं 80% आम जनता को मुफ्त खोरी का वैक्सीन लगाया गया है इसलिए सब चुप हैं। और देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं राजीव जी प्लीज कल मेरा मेल का जवाब जरूर देना। जी देवेंद्र चटर्जी जी बिल्कुल आपके मेल का जवाब दूंगा। और ऐसे ही अख्तर भाई हैं जो कह रहे हैं जनता को गुलाम बना लेगी कुछ दिनों में सरकार, कह रहे हैं ये। और गुड नाइट देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं। और मैं भी अब आप सबको गुड नाइट कहना चाहता हूं। और कल शाम 6:55 6:55 डॉट आपके साथ आपके बीच रहूंगा। और उससे पहले आप हमारे तमाम दूसरे कार्यक्रमों से जुड़िए, देखिए, सराहिए, अगर पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो अपने विचार अपने सुझाव ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, ये बिल्कुल याद रखिए। तो आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों जो जिस मंच से हमें देख रहे हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो या अन्य दूसरे प्लेटफॉर्म हो, कई प्लेटफॉर्म से हम उपलब्ध हैं, डीवी लाइव मौजूद है। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं सारे तमाम दर्शकों जो व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, दर्शक मैं कहना ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, आप सब हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, इसलिए आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।